ये क्या हो गया? आवाज कहाँ चला गया? ये आवाज कहाँ चला गया? यहाँ से कट गया। जी तपस्या जी, तपस्या जी आगे बढ़ाइए। हम उससे प्रदीप खरे सर जो है वो हमसे अपनी बात साझा कर अच्छा रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो नहीं जुड़े अभी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो समय का सदुपयोग किया जाए। बिल्कुल सही बात है। रेखम चंद जैन जी, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है, बहुत देर से सब आतुर हैं आपको सुनने के लिए। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल। रेखम चंद जी, हम प्रदीप निवेदन करेंगे अपनी बात पूरी करने के लिए। तब तक मैं आपसे भी निवेदन करूंगी, तकनीकी जो उस समय जो खेद हमें दिक्कत जो हो रही थी उसके लिए अगर प्लीज आप थोड़ा देख लें एक बार और आपकी आवाज हम तक पहुंचे। तब तक मैं प्रदीप से पूरा निवेदन करूंगी अपनी बात के लिए। अभी आवाज आ रही? हाँ आ रही जी सर, बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपकी तो सबसे अच्छी आ रही है। जी थैंक यू। आदमी भी चाहिए। मैं कहते मुझे ये लगता है कि सबसे जरूरी है हमारे अंदर संस्कार होना, वैल्यूज होना। तो ये बहुत हमारे समाज का बहुत बड़ा अंग है कि जहां भी हम देखते हैं, अगर हमारे अंदर भावना हो कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम एक्शन ले रहे हैं, उससे दूसरे किसी व्यक्ति को परेशानी तो नहीं हो रही है हमारे कार्य से। एक ये, दूसरा हम ये देखें कि दूसरे व्यक्ति को मदद कैसे कर सकते हैं, हेल्प कैसे कर सकते हैं। जो हमारे अंदर गुण हैं, कोई किसी को मदद करके बात करके कर सकते हैं, कुछ आर्थिक रूप से कर सकते हैं, समय देके कर सकते हैं। अगर ये फीलिंग हो एम्पैथी की, किसी को हेल्प करने की, तो उसको मुश्किल सिचुएशन में ये पूछने के बदले बताइए कुछ आपकी क्या मदद करूं, जो आपको दिखता है कि कर सकते हैं, गो अहेड एंड डू इट। आई वुड से इंस्टेड ऑफ सेइंग कि बताइए क्या हेल्प करें, जो हमें लग रहा है कि उस समय की स्थिति देखते हुए ये हम कर सकते हैं, तो आगे बढ़ के हमें जरूर करना चाहिए, फॉर्मेलिटी में नहीं रहना चाहिए। तो इसी से जुड़ी हुई बात मुझे आती है कि आजकल समाज में लोगों का एक दूसरे से अजनबी हो गए, दे बिकम स्ट्रेंजर्स। आप सोसाइटी में देखिए, मोहल्ले पड़ोस में देखिए, लोग नमस्ते नहीं करते, हेलो नहीं करते। किसी अपने कान में वो लगाए होते हैं ईयरफोन, या अपने मोबाइल में बात कर रहे होते हैं, चले जा रहे होते हैं, लिफ्ट में हो चाहे कॉमन एरियाज में हो चाहे कहीं भी हो। तो इससे वो अपने पड़ोसियों को नहीं जानते हैं, आसपास कौन रहते हैं। अधिकतर सोसाइटीज में अगर आप देखें तो लोगों को पता नहीं कि हमारे फ्लोर पे कौन रहता है, नीचे वाले फ्लोर पे कौन है, ऊपर वाले फ्लोर पे कौन है, कुछ भी नहीं पता। सीधे आते हैं लिफ्ट से, गाड़ी से लिफ्ट में बैठे और लिफ्ट से अपने घर में चले गए। हमारे पड़ोसी को क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। जब तक हमारे अंदर ये भावना रहेगी कि हमें किसी से पड़ोसी से मतलब नहीं, हमारे घर के बाहर क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हमारा अपना घर, अपने चार लोग जो हैं उन्हीं से मतलब है, तब तक ये देश का बहुत ही खराब स्थिति निर्मित हो रही है। तो हमें दूसरों के लिए कंसर्न होना चाहिए। जो हमारे फेलो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके लिए हमें जरूर कंसर्न होना चाहिए, और किस तरह से हम उनको हेल्प कर सकें वो हेल्प करें। साथ साथ इसके में पर्यावरण की ध्यान रखना चाहिए। पर्यावरण को बहुत समस्या आजकल देश में है। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे हमें जहां भी हो सके प्लांटेशन करें, पेड़ों को डिस्ट्रॉय ना करें, और जहां भी जितना ज्यादा हो सके ग्रीनरी लाएं। इस तरह से हम अपने देश की प्रगति में, खुशहाली में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरे तो समय ज्यादा नहीं लूंगा मैं, और अभी बाकी लोगों को भी बोलने का मौका मिले। बोलने का तो बहुत सारा मैटर है, लेकिन अच्छा है कि दूसरे लोगों को भी मौका मिले। बहुत धन्यवाद प्रदीप सर। हम फिर आपसे जुड़ेंगे भी और आपसे और बात भी करेंगे, जैसे कि मैं अरविंद जी से भी कह रही थी, क्योंकि अच्छी परिचर्चा जब शुरू हुई है तो कुछ अच्छी बातें यहाँ से निकले, आम जनमानस तक पहुंच, बड़ा प्रयास है अजय कुमार मन्ना जी का विशेष रूप से। मैं अब रेखा चंद जैन जी की तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने जो जिन बातों की ओर हमारा ध्यान इंगित किया है, मैं उनको थोड़ा सा रेखांकित करना चाहूंगी। अभी आपने जो कहा, मैं अपना ही अनुभव साझा करूं अगर आपसे, कि हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति है, मैं उनके समुदाय पे नहीं जाऊंगी, उनका प्रत्येक हमारे नेबरहुड में जितने लोग हैं सबके साथ उनका झगड़ा इसी बात पे हो चुका है। पुलिस में आना जाना, चालान कर चुके हैं, जेल जाने की नौबत कई बार आ चुकी है, सिर्फ वो एक गाड़ी को पार्क करने की जगह को लेकर। उनका कहना ये है कि मेरी
तो तीनों गाड़ियां यहीं पार्क होंगी, आप सब लोग भाड़ में जाइए। ये उनके अपने शब्द हैं, मैं क्षमा के साथ उनको दोहरा रही हूँ। मैंने उनसे एक बार जब मेरा उनसे सामना हुआ, मैंने कहा सर आप चाइना के बॉर्डर पे जाइए ना, एलएसी पर 1 इंच जमीन के लड़के दिखाइए आप। सब लोग सुन रहे थे, मैंने सबके बीच में ऐसे ही कहा, आप अपने देश के नागरिकों के बीच भाई भाई होने की, हम तो चाइना के साथ कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, 1962 में जो हुआ, 64 में हुआ, नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 65 में हम देखते हैं क्या वस्तु स्थिति थी। मैंने कहा कि आप ये जो एक गाड़ी की जगह के लिए इतने वर्षों से निरंतर पूरा परिवार आके हाथापाई लड़ाई झगड़ा करता है, महिलाएं भी उसमें शामिल होती है, इतनी अभद्र भाषा इस्तेमाल होती है। मैं तो अब आई हूँ यहाँ पर 7 साल पहले, तो मैं आया कि 14 वर्षों से उसी एक गाड़ी की जगह के लिए लड़ाई हो रही है। इसमें कोई संसाधन, आम जनमानस के बीच में जो एक सौहार्द होना चाहिए उसकी कमी, और एक जो विमुख होते जा रहे हैं सब लोग, एक छोटी सी हरकत की वजह से पूरे आसपास के माहौल में एक परिपाटी सेट हो गई कि हमें किसी से मतलब नहीं। तो मैंने कहा अंकल जी आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपसे इतने लोग लड़ते आ रहे थे वर्षों से, मैं बेटी जैसी हूँ आपकी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप जिस जमीन के लिए यहाँ लड़ाई कर रहे थे वर्षों से, उसका कुछ प्रतिशत दिखाने के लिए भी सरहद पे अगर आप चले जाएं तो देश का मनोबल, हमारे सेना के जवानों का मनोबल कितना बढ़ेगा। मैंने कहा के भीतर कौन सी भावना जाग गई है कि हम शिक्षित हैं, समृद्ध हैं, शहर में रह रहे हैं, हमारे लिए कोई बात मायने नहीं रखती है सिवाय इसके कि मुझे क्या चाहिए और किस कॉस्ट पे चाहिए। ये जो हमारी जरूरत होती जा रही है, इसको कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। मैं रेखा चंद जैन जी की तरफ जा रही हूँ। एक बात और जोड़ते हुए, हम लोगों की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि एफएम पे बोलते बोलते बोलने की कुछ ऐसी हम लोगों की आदत हो गई है कि ना करते बीच में आ ही जाते हैं, तो क्षमा मांगते हुए, मेरे ही सामने के अपार्टमेंट्स में उनकी कॉस्ट जहां मैं रह रही हूँ उससे कई गुना ज्यादा है सर, आप सब सुन रहे हैं। वहां किसी की मृत्यु हो गई, उनको वैन में लेके जाने के लिए पड़ोस में किसी को बुलाया तो लोगों ने आने से मना कर दिया। उनको फोन करके अपने दोस्तों को बुलवाना पड़ा, उस लड़के को इंतजार करना पड़ा। उनके 3 दोस्त आए उसके बेटे के, तब 4 लोगों ने मिलके उनको वैन में रखा, एम्बुलेंस में, और उसके बाद उनको लेके जाया गया। वहां उनका मन इतना टूट गया कि मुझे इस एरिया में अब रहना ही नहीं है, कि किसी की खुशी में आप शामिल नहीं होते थे, सुना था हम लोगों ने, किसी से व्यवहार नहीं रखते आप लोग, ये भी सुना था, लेकिन मृत्यु हो जाए किसी के घर में और वो आपसे मांग के मदद लेना चाह रहा है और आप हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं हम हाई प्रोफाइल लोग हैं, हम किसी की डेड बॉडी कीजिएगा। हम वो उस देश के लोग जिन्होंने पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जो शहीद यहाँ पर, हम शहीद नहीं कहेंगे उनको, उनके जो सैनिक यहाँ मारे गए, हमने उनको भी सम्मान के साथ लौटाया, और पाकिस्तान को मना कर दिया तो हमारे देश के सैनिकों ने उनका सम्मान यहाँ पर उनको दफनाया। तपस्या जी केवल 5 सेकंड मुझे चाहिए, 5 सेकंड। जी सर। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो है आज का वो जमाना है, जबकि घर में 4 लोग हैं, चारों के पास 4 मोबाइल हैं, चारों जो है चारों से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दुनिया से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि आप ही की बात पर उसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती है, मुलाकात तो हर रोज होती है, लेकिन बात नहीं होती। जी जी। तो मैं आपसे निवेदन कर दूं अपनी बात रखने के लिए, रेखा चंद जैन जी। जब इससे काम हो ही रहा है मन्ना जी आप देखिए प्लीज, मुझे विंडो में रिखप चंद जैन साहब अभी नजर नहीं आ रहे हैं। रिखप चंद जैन साहब अगर सुन रहे हैं तो आप आ जाइए स्क्रीन पर। रिखप चंद जैन साहब, तो एक काम करते हैं, अब जो श्रोता जुड़े हुए हैं वो पैनलिस्ट से सवाल ले लें, पैनलिस्ट से जवाब ले लें जो हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं। आप जो लोग जुड़े हुए हैं सुनिए मन्ना जी, सुनिए, ये रिस्क मत लीजिएगा, श्रोताओं का रिस्क मत लीजिएगा, केवल पैनलिस्ट को बात करने दीजिएगा, श्रोताओं को दूसरे दिन किसी और कार्यक्रम में ले लेंगे, ये रिस्क मत लीजिएगा। जी मैं यही कहने वाली थी कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो मुझे आप लोगों से बीच में ही अनुमति लेनी होगी, क्योंकि अब मैं किसी और की संभावना के लिए नहीं रुकूंगी, प्लीज। चलिए, जैसी आप लोगों की राय है उसी में हमारी राय है। और एक बार मैं नाम जरूर ले लेता हूं। पैनलिस्ट में अरविंद कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, गोविंद शरण जी जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, प्रदीप खरे साहब। अच्छा, रिखप चंद जैन साहब जुड़ गए हैं। रिखप चंद जैन साहब को तपस्या जी आमंत्रित कर लीजिए, जुड़ गए हैं जी। रिखप चंद जैन साहब जुड़ गए हैं, आप बुला लीजिए। मैं वही आपसे कह रही थी मन्ना जी, वो जुड़ गए हैं
और इस समय हम देख सकते हैं उनको, लेकिन सर आपकी आवाज हमें अभी भी नहीं मिल पा रही है। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगी, माइक को अनम्यूट करके, रिखप चंद जैन साहब माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नहीं, अब आपका फिर से म्यूट हो गया रिखप चंद जैन जी, आप उसको अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, आप दिखाई पड़ रहे हैं आप। आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। रिखप चंद जैन साहब माइक आप जी प्लीज, स्वागत है सर, अपनी बात रखें आप। रिखप जी मुझे लगता है पुनः प्रयास कर रहे हैं, तब तक हम आगे चलते हैं। तो जी बिल्कुल, हाँ जुड़ी हुई है लक्ष्मी जी को मैं भी देख पा रही थी स्क्रीन पर, अगर वो हमसे जुड़ी हुई है तो मैं उनसे निवेदन करूंगी, क्योंकि राष्ट्रीय कन्या दिवस है तो ये कोई हमारा, हालांकि हम इस आधार पर नहीं चलते हैं क्योंकि भारत में तो महिलाओं का हमेशा ही सम्मान है, कुछ अगर ऐसे एलिमेंट्स को छोड़ दें तो। शिक्षिका हैं विजय लक्ष्मी जी, शिक्षिका हैं, हरियाणा में शिक्षिका हैं विजय लक्ष्मी जी। जी विजय लक्ष्मी जी का मैसेज आ चुका है। निवेदन करती हूँ, आप अपनी बात रखें। तो जब तक ये ठीक हो जाता बना जी, मुझे ये कहना है कि जैसे अभी बहुत सारी बातें हुई हैं, ये तो सही है कि जो नागरिक है, यानी जो नागरिक, क्या नागरिक ले लीजिए या जो है आप वोटर ले लीजिए, वो एक ही है, कोई अलग नहीं है। और नागरिक ही है जो समाज भी बनाते हैं और सरकार भी बनाते हैं। तो सरकार बनाने के लिए तो हमें एक दिन या जिस चरण में हमारा वोट पड़ता है उस दिन हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके बाद सरकार पर निगाह रखना भी हमारा काम है, जो कि हम भूल गए हैं। जो है सरकार पर निगाह रखना, उनके साथ संवाद करना, ये सब भी काम हम लोग लगातार, हमको लगता है कि ये कोई काम नहीं होता है, क्योंकि सरकारें कानून बनाती हैं, कानून बनाने में भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। आप देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं देखता हूं जब भी इनवाइट किया जाता है सजेशंस, तो आप ये पाएंगे पूरे भारत से 65 सुझाव मिले हैं। जो है तो अब ये देश कानून बना रहा है, 65 नागरिकों की भागीदारी है उसमें, तो आप समझ सकती हैं, बल्कि होना चाहिए कि हजारों लोगों की भागीदारी हो। तो ये जो भागीदारी है आप सरकार के विभिन्न चरणों में, और दूसरी जो बात जो अभी सर कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक के कर्तव्य, नागरिक के और जो मतदाता जो हम हैं, ये हमको समझना चाहिए कि ये जो हमें अधिकार मिला है ये सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद मिला है, ऐसा नहीं है। ये आजादी के द्वारा मिला हुआ सबसे बेहतरीन अधिकार है कि आप अपनी सरकार को बना रहे हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। जो है और उसमें यही नहीं है, मैं आपको बताऊं कि वोट कितना कीमती है, उसको आपको पूछना हो तो आप सीपी जोशी से पूछिए, दिवंगत अटल जी से पूछिए, जिनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी। और मैं बताऊं कि सीपी जोशी का जो है जब पता चला तो पता चला कि जोशी जी के घर से 2 लोगों ने वोट नहीं डाला था, वो एक वोट से हार गए थे। और आप समझ लीजिए, आप जानती हैं कि अगर एक वोट से वो जीत गए होते तो राजस्थान के मुख्यमंत्री होते। ये सबको पता है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री होते, और उनका रास्ता ही बदल गया। ठीक है, 2009 में वो भारत सरकार में मंत्री बने, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री होने का मतलब होता है कि आप जो है आप खुद में एक प्रांत के पूरे भविष्य को तय करने वाले होते हैं। तो इस बात को समझना होगा कि हम लोग जो एक नागरिक के तौर पर वास्तव में क्या कर्तव्य अपना निभा पा रहे हैं, क्या जो तमाम कानून बनाने की प्रक्रियाएं हैं, जो तमाम जो सरकार अभियान चला रही, क्या सरकारों को चलाना चाहिए वो? आखिर हमारा जो समाज हजारों वर्षों से जो आप करिए, आज महिलाओं की जो समस्या है, ये समस्या आखिर ग्रामीण भारत में क्यों नहीं रही इतने हजारों सालों तक? क्यों लोग जो है लगातार इस बात की निगरानी रखते थे कोई अनवांटेड एलिमेंट आ रहा है तो? और एक सामुदायिक भावना, तो जो सामुदायिक भावना का लोप हो रहा, तो मैं एक अपने लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की एक कविता है, तो हम लोग संचार क्रांति में जी रही, उनकी 2 लाइन है कि इंटरनेट से वो करे दुनिया भर से बात,
और रहता कौन पड़ोस में नहीं उसे है ज्ञात। यानी हमने जो है पूरी दुनिया को तो जानने की कोशिश की है, लेकिन अपने पड़ोसी को अगर नहीं जान पाएंगे, अपने समाज को समझ नहीं पाएंगे और समाज के लिए जो है अगर कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो नकारात्मक शक्तियां, ठीक है उनका इतिहास नहीं लिखा जा सकता, वो पानी के बुलबुले की तरह आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन वो नुकसान पहुंचाती हैं और उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। बस इतना कहना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा इस पर। बहुत बहुत जी। धन्यवाद सुभाष जी। मैं थपलियाल सर की तरफ चलूंगी अब। मन्ना जी, मैं आपको भी ऐसा नहीं कि आप संचालन कर रहे हैं तो इसलिए आपको बोलने के लिए हम नहीं बुलाएंगे, आपके विचार भी जानेंगे हम लोग, तो आप भी बिल्कुल, तैयार। मन्ना जी को तो बुलाना चाहिए, बिल्कुल। तो अब मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 चीजें और कहती चलूं साथ साथ, क्योंकि मुझे बीच में आपने बफर की तरह रखा हुआ है, तो डफर तो है लेकिन कोशिश कर रहा है बीच बीच में। तो मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये कहना है कि कहीं आवश्यकता सिर्फ इस चीज की है, आप 70-72 वर्षों की बात कर लीजिए, भारत का हजारों सालों का जो हमारा सभ्यता है, हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, उस सबको हम देखें। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है, जो मैं FM पे भी अपने कार्यक्रमों में कहती थी, वही मैं और आप, जब हम भारत में किसी राज्य में किसी गांव में जाते हैं, वहां हमारा व्यवहार देखिए आप, मैं एक आम बात कर रही हूँ, और यही आप जब अमेरिका, लंदन, कनाडा जाते हैं, वहां अपना व्यवहार आप देखिए। गंदगी फैलाने की बात हो, ट्रैफिक नियमों के पालन की बात हो, आचार व्यवहार की बात हो, व्यवहार की बात हो, आचरण की बात हो, वही हम होते हैं। वहां जाके हम कैसे इतने ज्यादा सेंसिबल हो जाते हैं, और वही अपने देश में जब लौट कर आते हैं, वही जो अभी प्रदीप खरे जी जिक्र कर रहे थे कि रैपर फेंक दिया कहीं पर और कुछ भी गंदगी फैला दी या कोई भी ऐसा काम किया, तो हम क्यों बदल जाते हैं? क्या हमेशा हमें सर पे कोई ना कोई चाहिए स्टॉक की तरह, कोई सर्विलांस, कोई मॉनिटरिंग हमेशा चाहिए क्या हम लोगों को? क्या कहीं, और मैं एक बात और कहना चाहूंगी जो प्रदीप सर ने कही थी बीच में अभी, एक बार इसी कार्यक्रम के दौरान, उस समय हमारे प्रभु जी जो थे वो रेल मंत्री थे, वो कार्यक्रम में आए, उनसे बात हुई, हमने उनसे कहा कि सर ये क्या कहेंगे आप तो रेल की प्लेटफॉर्म्स की बहुत सफाइयां हो रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, सरकार पैसा दे रही है और बहुत से विभाग कार्य कर रहे हैं, अधिकारी कार्य कर रहे हैं, सब ठीक है। बोले मैडम एक बात समझिए आप, हमारे जो रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी, कर्मी हैं, आप लोग गंदगी फैलाते हैं, एक जगह किसी ने थोड़ा सा कूड़ा फेंका, बाकी जगह उसको ढेर ही बनाएंगे, साफ करने कोई नहीं आएगा, जितने पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं, कोई नहीं करता है। अगर 2 ने कूड़ा फेंका है तो तीसरा उसमें जोड़ेगा ही कि चलो यहाँ कूड़ा पड़ा हम भी डाल देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वाकई कूड़ेदान है या कूड़े की जगह है। तो बोले ये आप मतदाता हैं, आप लोग टैक्स देते हैं, आप करदाता भी हैं, आप क्यों नहीं समझते हैं, ये वो आम जनमानस से कह रहे थे दूरदर्शन पर, कि आप लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि आप ही की धनराशि, आपका ही टैक्स जो आप पे करते हैं, वो हम रेलवे कर्मचारियों को देते हैं, साफ सफाई करते हैं, इसी खेल में हम लगे रहते हैं। आप गंदगी फैलाते हैं, हम समेटते हैं, आप फैलाते हैं, हम समेटते हैं। कहने का आशय यह है कि हमारे संसाधन, हमारा समय, हमारी ऊर्जा, हमारी उमंग, हमारी सोच, जो अगर ये कार्य ना करने हो तो कुछ अच्छे कार्यों में जाए, सकारात्मक सृजनात्मक कार्यों में जाए, हमारे कर्मचारियों की मेहनत भी और सोच भी। होता क्या है कि उसी में हम लूप में फंस जाते हैं और आप ही लोगों का पैसा जाया होता जाता है वर्षों तक। छोटी सी भूल, किसी की छोटी सी गलती जो है पूरे भारतवर्ष पर भारी पड़ रही है कई वर्षों से, और अफसोस की परिवर्तन नहीं है। तपलियाल सर जी हम जी तपलियाल सर, थोड़ा सा चाहूंगा, तपलियाल सर आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोगों का पूर्व घोषित जो कार्यक्रम है प्रश्नोत्तरी का भी है, तो कम से कम 2 सवाल 2 लोगों को हम लोगों को देना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी घोषित है। तो यहाँ पर जुड़े हुए हैं काफी लोग आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, और सभी आरजेएस फैमिली के नॉन लोग हैं, मैं सबका नाम जानता हूं। तो फिर संतोष झा जी, फिर तो जी, और बस गोविंद शरण जी को नहीं जानता हूं, कुसुम प्रसाद हैं, ललित जी हैं, सभी जुड़े हुए हैं। प्रश्नोत्तरी के विजेता है, जो 1 सप्ताह तक हम लोगों ने मतदाता सप्ताह में प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया था, उसके ये विजेता हैं। तो आप 2 सवाल आप लोग ले लीजिए, जो दर्शक जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जो हमारे आरजेएस फैमिली के सम्मानित सदस्य हैं, तो आप लोग 2 सवाल, चाहे अरविंद सिंह जी पैनलिस्ट में जो लोग हैं उन लोगों से सवाल पूछिए, देर ना कीजिए, आ जाइए, 2 सवाल लेने हैं, जो पहले 2 आ जाएं। आइए, अपना माइक अनम्यूट करके आ जाइए जल्दी, 2 सवाल ले लीजिए। जी, मैं अरविंद कुमार सिंह जी से जानना चाहूंगा कि जैसे आपने नागरिक बोध के विषय में बताया और मतदाता की जड़ता के विषय में बात, अच्छा लगा, समझ में आया, लेकिन क्योंकि भारत
ग्रामीणों का देश है और भारत का जो मत होता है वो अधिकांशतः गांव से हाईजैक होता है। दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाला ग्रामीण मतदाता अगर मतदान को मजबूत करना चाहे या में अपना योगदान, सकारात्मक योगदान देना चाहे तो वो किस तरह में अपनी भूमिका अदा कर सकता है? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है, क्योंकि ये जो गांव का देश है, अभी भी भारत जो है, भारत में नीतिगत कुछ बदलाव उदारीकरण के बाद हुए, तो ये जरूर हुआ है कि जो नौकरशाहों की जो सोच है, उनका ये मानना है चूंकि सेवा क्षेत्र जो है ज्यादा पैसा कमा रहा है, इस नाते तवज्जो उसको दी जाए, अन्यथा आज भी भारत जो है गांव का देश है और गांव के ही लोग सबसे ज्यादा वोट भी डालते हैं, आप खुद देख रहे होंगे। और तो सवाल यह है कि उनका जो अपना योगदान है और जो समुदाय है जिसको कहिए कि वो बचा हुआ अभी गांव में, जहां भी जिनको हम बहुत पिछड़ा मान के चल रहे हैं, वहां भी अभी कम से कम कोई अगल बगल के किसी भी व्यक्ति को, जैसे अभी आपने देखा होगा जब प्रवासी मजदूर जा रहे थे, तो मैंने ये देखा कि बाकायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव के लोगों ने सबसे ज्यादा उनकी मदद की। तो गांवों में जहां तक नागरिकों का सवाल है, उनमें कुछ जगहों पर ये जरूर मैं कह सकता हूं कि अभी जो जागरूकता का स्तर, यानी एक मतदाता के तौर पर उनके पास क्या क्या अधिकार हैं, वो उस मामले में थोड़ा सकारात्मक, जो उनकी चेतना में कमी है, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी अभी कम है कि एक मतदाता के तौर पर वो क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन वोट डालने की शक्ति में उनकी कोई कमी नहीं है। और मुझे लगता है कि यही पक्ष है जो उनको बहुत सारी चीजों में अभी कमजोर बनाया हुआ है, और गांव के हित के बहुत सारे फैसले जो कि सरकारी स्तर पर हो सकते थे, दबाव बन सकते थे, उनके बनने में थोड़ी कमी जरूर है। और लेकिन अब ये संचार क्रांति और इसके बाद धीरे धीरे करके वहां से भी बहुत सारा सकारात्मक पक्ष जो उभर करके आ रहा है। पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, ग्रामीण हैं, तो एक नया जो है, मुझे लग रहा है आने वाले समय में एक नए भारत के निर्माण में मदद करेंगे जो है। और जो आप लोग युवा लोग जी, दूसरा सवाल ले लीजिए। 2 सवाल पूछना है, ठीक है? दूसरा सवाल ले लीजिए। जो भी जुड़े हुए हैं पैनलिस्ट से सवाल पूछ लीजिए। आरजेएस फैमिली के लोग जुड़े हुए हैं, सवाल पूछिए। ओम, मेरा सवाल है कि मैं सबसे पहले अपने नवरत्नों का मैं क्या मौजूद हो रहा है? सीधी बात करें, प्लीज। समय कम है, थोड़ा सीधा सवाल रखें, उससे सुविधा यह होगी कि उत्तर देने में भी कुछ समय लगेगा, तो उसको भी समय मिलेगा। आवाज कहाँ से आ जाती है, यही समझ में नहीं आ रहा मेरा कहाँ डिफेक्ट है। अच्छा, हाँ, तो मैं अपने सभी पैनलिस्टों की बातों को ध्यान से सुना है और सभी बात सब अनुभव की भी वही मेरा अनुभव हुई है। अब प्रश्न है कि हम मतदाता तो बन गए और मतदाता बनकर हमने अपनी अच्छी और बुरी सभी सरकारों को गिराया भी है और फिर बैठाया भी है, लेकिन आज की परिस्थिति में हम अपना दुर्भाग्य हम मतदाता खुद बनाए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें मैं भी उतना ही दोषी हूँ जितना किसी को भी मान लेता हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ये डायरेक्शन दें कि हम किस तरह से भाग्य विधाता बने। बस इतना ही सा एक ठोस सवाल मेरा है। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप इसमें कुछ जोड़े, प्रतिक्रिया सर से इस पे मैं राय दूंगी। प्रदीप सर। हेलो। सर। हाँ, तो मैं कहते सरकारें जो चुनते हैं
नागरिक, उसमें जब चुनाव होता है तो मेरे विचार से नागरिकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे क्षेत्र में जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट की क्या छवि है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या उसने कुछ काम किया है हमारे क्षेत्र के लिए, या उसके आधार पे आगे वो कर सकता है। क्योंकि अगर हम ये बात ध्यान में नहीं रखते हैं, अधिकतर क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट होते हैं वो लोगों को किसी भी तरह से लुभावने वादे करते हैं या उनको बताते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, या कोई वेव चलती है जैसे कि चुनाव में, उसके आधार पर लोग वोट कर देते हैं। कई बार जाति के आधार पर कर देते हैं कि हमारी जाति का कैंडिडेट है, अधिकतर लोग उस जाति के हैं, कास्ट के हैं, कम्युनिटी के हैं। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि लोग देखें कि क्या वो व्यक्ति जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट क्या हमारे क्षेत्र के लिए कुछ करने के लायक है। अगर है तभी हम उसको वोट दें और चुनें, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। जी तपस्या जी आगे। तपस्या जी सवाल हो गए, 2 सवाल हो गए। धन्यवाद प्रदीप जी आपका। और थपियाल सर, मैं आपसे निवेदन करूंगी इस बात को अगर आप आगे थोड़ा लेकर चलें। जी हाँ, मैं सोचता हूँ कि जो संविधान जिस तरह से बनाया गया है तो उसमें यही नहीं सोचा गया था कि केवल संख्या बल पर लोग आगे होंगे। तपस्या जी का माइक म्यूट है। हेलो, नहीं मेरा माइक ठीक है, मेरा माइक ठीक है। जो संख्या बल पर हम 51 हो जाएंगे तो 49 वाले को हम हरा देंगे, ये नहीं सोचा होगा कि वो 51 कौन होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे। तो यहाँ पर आकर के मुझे लगता है कि सोचने की जरूरत है कि हम समाज में अच्छे लोगों को मौका दें। जो लोग चुनाव में उतरते हैं चयन के लिए, तो उनमें से हमें देखने की जरूरत है कि उनका जो है आचरण कैसे है। लेकिन आचरण की जड़ में तो पहले ही उन्होंने घूस का जो है एक ऐसा तेल डाला हुआ है कि आज आदमी सच नहीं बोलता है, आज आदमी की राष्ट्रीय सोच नहीं है। वो राष्ट्र के विरुद्ध कहीं पर भी कुछ होने को होगा, उसको अगर व्यक्तिगत तौर पर कुछ फायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है, तो आदमी वो काम करने के लिए झट से तैयार हो जाता है। अन्यथा हमारे देश में ऐसी क्या कमी, यहाँ एक से एक महाविभूतियां हैं, एक से एक जन सेवक हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वही जो अभी खरे साहब ने बात कही और मैं तब से उस चीज को अपने दिमाग में रख रहा था कि जब लोक लुभाव नीतियां आती हैं तब जो है हम सरकार का, हम राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। और एक बात जो कि अरविंद जी ने पहले कही थी, अगर समाज जो है मांगे और सरकार उसको उपलब्ध कराए तो बात यह है, आज जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या इस तरह की जो तमाम जो है विकासात्मक गतिविधियां हैं, उनकी जो आवाज सरकार की तरफ से जब निकलती है, इसका मतलब समाज जो है उन क्षेत्रों के बारे में ना तो कुछ चाहता है ना कुछ करना चाहता है। उसको तो यह है कि घूस रिश्वत कैसे मिलेगी। वो अगर सरपंच बन जाता है तो 2 साल में उसके पास स्कॉर्पियो कार हो जाती है। तो ऐसे लोग कितने हैं इस देश में जिनका कि बैंक बैलेंस जो है अगले 5 साल में उतना नहीं बढ़ता जितना कि हम आज महसूस करते हैं। और इसकी हम वो देखते हैं कि जो हमारे यहाँ मतदान से एक दिन पहले जो चुपके से जो है कभी साड़ी और कभी जो है कुकर बांटे जाते हैं और कभी पौवा बांटा जाता है, तो वो तो जो गरीब आदमी बेचारा एक दिन में वो उतने कभी वो बड़ी दिल से जो है उसका निपटारा करता है। मैं तो कहूँगा कि भाई उसकी उतनी ही सोच है, लेकिन सवाल तो उनकी है जो कि जिस घृणित कार्य के लिए और जो अच्छा आदमी समाज का होता है उसको जीतने नहीं देते हैं। बुरे लोग जीत करके आते हैं, बुरे लोग जीत करके आएंगे तो वो आपको रुलाएंगे ही, और जब जब वो रुलाएंगे तब आपको याद आएगी कि मेरा मत कहाँ पड़ा। मैं सोचता हूँ शायद ये बात इतनी काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद थपलियाल सर। लेकिन अनुमति के साथ मैं छोटी सी बात इसमें और जोड़ती चलूं और फिर हम आगे बात को बढ़ाएंगे। ओम प्रकाश जी ने जो बात अभी कही उसमें कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं कि मतदान की जब बात होती है, सरकार बनाने की बात होती है, उसमें बहुत सारी चीजें अंतर्निहित होती हैं। अगर इसको थोड़ा सा भावनात्मक रूप से हम समझने की कोशिश करें कि आजादी से पहले का वो समय जब क्रांति होती थी, पूरे देश के भीतर हमने देखा आदिवासी अगर हो, ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज के लोग हों, धीरे धीरे करते करते ये हुआ कि 1915 में जब बापू महात्मा गांधी जो है भारत लौटे, उसके बाद से हमने देखा किस प्रकार से आंदोलनों की शुरुआत जब होती है, क्रांतियों की शुरुआत होती है, उसमें भाषणों का और रैलियों का बहुत बड़ा योगदान था।
कि सुदूर क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको सजग करना जरूरी था। उनके लिए इस बात का शायद कोई मतलब नहीं रहा हो कि उनके ऊपर सत्ता कौन कर रहा है, ब्रिटिश है या कोई भारतवासी है, संभवतः उतना उन पे इस चीज का प्रभाव ना हो। लेकिन जब उनको बताया गया कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो आम जनमानस की जो लहर उठी उसने ही कहीं ना कहीं बरतानवी हुकूमत को थोड़ा सा हिलाने में मदद की। इसको हमें स्वीकारना होगा। उसमें आज जैसे कि अभी मन्ना जी कह रहे थे कि हमेशा हमारा ये है भी इस कार्यक्रम का एक मूल वो कि हम अपने शहीदों को और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको नमन करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो तो पक्ष है ही, लेकिन आने वाले समय में भारत की तस्वीर कैसी होनी चाहिए उसमें मतदान की बहुत बड़ी भूमिका है। इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि अभी जो आपने बात की अरविंद जी ने, और अभी ये भी बात आई कि किस प्रकार से एक मत से अटल जी की सरकार गिर गई, निश्चित रूप से और सीपी जोशी जी के तो घर से ही, दुनिया में नहीं, उनके घर से ही बेटी और पत्नी दोनों ने वोट नहीं डाला। अच्छा, वो तो मुख्यमंत्री का ताज पहनने के लिए तैयार थे, रिजल्ट आया तो पता चला कि साहब एक वोट से हार गए। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि हमें एक एक वोट के महत्व को समझना होगा। बड़ी कोशिशें हमेशा छोटे कदमों से ही होती हैं। पहल जो होती है वो हमेशा छोटी होती है, जो हमें बहुत दूर तक लेके जाती है। लेकिन हम समाज में नागरिकों के जो नैतिक चरित्र है उसको कायम नहीं रख पाए। हमारे पहले समाज में नैतिक चरित्र था, जो अभी जो है खरे साहब ने भी कहा, अरविंद जी ने भी कहा, और जो नैतिक चरित्र था, गली मोहल्ले में कोई बाहर का आदमी आ जाए तो आदमी पूछता था, हाँ भाई किससे मिलने जाना है, कौन हो, कहाँ के हो। आज जो है हमारे पड़ोस में कौन रहता है हमें नहीं मालूम है। वही जो बात है ना कि अब केवल अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य को भूल जाते हैं। इसलिए आप जब तक समाज में नैतिकता नहीं होगी, जब तक समाज में व्यवहारिकता नहीं होगी, जब सामाजिक पारंपरिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा नहीं होगा, तब तक हम बेहतरी। आज कोई आदमी शर्म नहीं करता, आप चौराहों पर जाकर के तमाशे देखिए जरा, चाहे वो किसी भी रूप में हम जानते हैं। तो ये क्यों हो? क्योंकि समाज एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो समाज का एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जी, तो अभी तक जितनी बात हम लोगों ने की है, प्रदीप सर, थपलियाल सर, अरविंद जी, मन्ना जी, मैं बाकी लोग जो जुड़े हैं, मैं सबको केंद्र में रखते हुए इस बात को कहूँ कि हमें अब तक हमने जो बातचीत की है, जितनी देर से हमारा ये मीटिंग के माध्यम से जो विवेचना चल रही है, उसमें समझने वाली बात यह कि हमने मर्ज तो पकड़ लिया, क्या रोग है, अपने अपने ओपिनियंस के माध्यम से सबने इस बात को तो रेखांकित कर लिया, लेकिन अब इसका हम दवा कहाँ से करेंगे, इसका इलाज क्या है? कहीं ना कहीं इस पे भी हमें बात करने की आवश्यकता है कि हमने माना कि समाज बदल रहा है, हम व्यवहारिक ज्यादा हो गए हैं, भौतिक ज्यादा हो गए हैं, सूचना और संचार क्रांति तो आई है, लेकिन संबंध, संपर्क, सरोकार जो है वो कहीं टूट रहे हैं। हमने सारी बात समझ ली, लेकिन अब क्या? आज जब मन्ना जी के प्रयासों से हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या कह लीजिए इसको, या 24 जनवरी कहिए, 2021 में हम आ चुके हैं। कोरोना का समय भी हमने देख लिया है, घरों में रह के देख लिया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने ये भी देखा कि हम लोगों का जो सोच, संस्कार और जीवन शैली इतनी ज्यादा बदल गई है कि हम जब लॉकडाउन में पूरी तरह से मजबूर थे घर में साथ रहने के लिए, तो घुटन सी होने लगी लोगों को परिवार में कि हम कैसे साथ में समय बिताएं। क्योंकि इधर के वर्षों में, 2 दशकों में, खासतौर से ग्लोबलाइजेशन के बाद जो समाज, हमारा मॉल कल्चर जो आया और जो एक शहर का भारत हो गया, एक गांव का भारत हो गया, ऐसे में सामाजिक संरचना हमारी पूरी ऐसी बदल गई कि हम परिवार में लॉकडाउन में मजबूरी में भी साथ रह के 15 दिन 20 दिन तो ठीक रहा, उसके बाद बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चीजें जाने लगी। तो प्रति आईना था हमारे सामने कि हम समझें कि आज भारत, भारतीय समाज, भारतीय परिवार क्या स्वरूप ले चुका है, क्या उसकी स्थिति है, और आने वाले समय में क्या वाकई भारत की जो मूल एक संस्कृति रही है सबको साथ लेकर चलने की, क्या वाकई हम उस पर चल रहे हैं? ये एक प्रश्न का उत्तर मैं निवेदन करने जा रही हूँ। अरविंद जी से ले लीजिए इसका समाधान। वही कहने वाली थी जी, अरविंद जी से शुरू करूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। 5 मिनट का समय है, 5 मिनट, लास्ट सेशन है, 5 मिनट का समय है जी। अरविंद जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। देखिए, इस देश में समस्याएं भी हैं और समाधान भी हैं। अगर आप इसी देश को देखेंगे तो आपको कई ऐसे प्रांत हैं जहां रात में 12 बजे भी अगर लड़की जाती है तो सुरक्षित रहती है। इसी प्रांत में, मैंने इसी देश में ऐसे प्रांत हैं जहां समाज में जो है बहुत ज़्यादा एकता और जागरूकता का दोनों स्तर है,
जिसको हम पिछड़ा प्रांत मानते हैं, वहाँ भी 93, 94 और 99% वोट तक पड़ते हैं। ऐसा समाज भी है जो बहुत पीछे है। अगर आप सूचकांकों को देखेंगे तो बहुत पीछे है। तो अब सवाल है कि ताकत तो हनुमान जी को भी बतानी पड़ी थी कि आपके पीछे कितनी ताकत है, शक्ति कितनी है। तो ये जो शक्ति है ना, बंतोगत्वा शक्ति, ताकत जो है वो मतदाता के हाथ में ही है। ये बताने की बात है कि आप आज हालत ये है कि जो केरल के सांसद हैं, मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। पिछले बार 2018 में जो न्यूली इलेक्टेड एमपी हुए, उनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ। तो राज्यसभा के जो सदस्य आए, उनका प्रोग्राम एक हुआ। तो उन लोगों ने जब चाय पर तो उपराष्ट्रपति जी से ये कहा कि साहब हम लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, तो आप हमें हिंदी सिखाने का कुछ इंतजाम करा दीजिए। तो चूंकि आप जानते हैं संसद में तो बहुत सीमित संसाधन इस मामलों में, तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदी सिखाने का तो कोई ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ नहीं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं हिंदी सीखना तो हम इंतजाम करेंगे आपके लिए। तो बाद में मैंने उन लोगों से पूछा कि आप हिंदी क्यों सीखना चाहते हैं, तो केरल के सांसदों ने कहा कि हमने ये समझ लिया है कि अगर कोई हिंदी नहीं सीखेगा तो राष्ट्रीय नेता नहीं बन सकता है जो है। तो मैं केवल एक बात बता रहा हूँ, इसमें संदर्भ की समस्याएं अपनी जगह हैं, समाधान जुड़ते हैं, और संवाद जो है सबसे बड़ा है। क्योंकि सांसदों को ये समझ में आ गया है कि अगर संसद में वो हिंदी में बोलेंगे तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। आप देखिए, मतलब लाइव जब रिकॉर्डिंग हो रही, जब लाइव जा रहे हैं आप जो है बहुत सारी चीजों में, तो आप ज्यादा सावधानी, आप देखिए जिन लोगों को बोलना होता है तो ज्यादा तैयारी से आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि मतदाताओं के बीच में जो जागरण का जो प्रयास है, मन्ना जी को बधाई दूंगा कि ये इन प्रयासों को नागरिक प्लेटफॉर्म पर भी और गति देने की जरूरत है। क्योंकि शायद मतदाताओं को ये लगता है कि एक प्रेशर कुकर ही काफी है उसको वोट देने दिलाने के लिए, कुछ पैसे, शराब या जो है कुछ और चीजें। तो मुझे लगता है कि जब उसको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, मैं तो महाबली हूँ, मैं महाबली हूँ, और वो ये भी जानता है कि उसके नजदीक का कौन व्यक्ति है जो समाज के सरोकारों से जुड़ा हुआ है, अच्छा व्यक्ति है, गुंडा नहीं है, एंटी सोशल नहीं है, और जो समाज में वसूली जो आज बांट रहा है उसका 4 गुना वसूली करेगा। अगर जी 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 आपसे निवेदन करूंगी, मन्ना जी, हम ये पूछ रहे थे क्योंकि समय अब 1 मिनट लगभग रह गया है, तो आपकी तरफ से क्या आदेश है अभी? आप अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। मन्ना जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, और एक निंदा प्रस्ताव सोशल मीडिया पर जो लोग मिसयूज करते हैं उसका एक निंदा प्रस्ताव आप लोगों की सहमति से प्रस्तुत करता हूं। क्या ये निंदा प्रस्ताव का समर्थन आप लोग करते हैं? जो कुछ भी हुआ महिलाओं को लेकर, ये निंदा प्रस्ताव आरजेएस की तरफ से प्रस्ताव दिया गया, और लास्ट में ये समाधान की तरफ ही हम लोग आगे बढ़े। कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। थैंक यू। सिर्फ 1 मिनट रह गया है और मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। 1 मिनट में इतना ही कुछ हो सकता है। कहने को तो हम लोग अपने सोशल मीडिया पे बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन यह है कि हमें सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए हम लोग जितना काम कर रहे हैं वो भी बहुत है, लेकिन उससे भी ज्यादा और बेहतर काम करने के लिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आरजेएस एक 25 राज्यों का एक जो प्लेटफॉर्म है, इसका सदुपयोग आप लोग कर सकते हैं। और फेसबुक लाइव जो है वो शनिवार और रविवार को होता है। आज वेबिनार है इसलिए आज नहीं होगा, लेकिन शनिवार रविवार को शाम 7 बजे होगा। उसमें हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। एक ही समाधान, सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए, आप सभी जानते हैं जो लोग पैनलिस्ट हैं उन सभी का, और जो हमारे आरजेएस फैमिली के सम्मानित सदस्य जुड़े हैं, मैं आप विनम्र करता हूं आपको नमन, और उनको श्रद्धांजलि देता हूं जो इस देश को आजाद करने के लिए ये जो तिरंगा दिया है, जो कि प्रदीप खरे साहब ने बहुत अच्छा अपना बैकड्रॉप लगाया है। आरजेएस का भी ये बैकड्रॉप लगा हुआ है तिरंगे का। ये